हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आहार नाल की संरचना किस प्रकार की होती हैं। हम इस क्लास में पढ़ेंगे सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान दें, सहायक पाचन ग्रंथियों में आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में 3 प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। यानी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो वो तीनों हमें ध्यान रखनी है। वो ध्यान रखनी है, पहली है वो है लार ग्रंथि। कौन सी ध्यान रखनी है? लार ग्रंथि। तो फर्स्ट प्रकार की हो गई लार ग्रंथि। सेकंड प्रकार की आपको ध्यान रखनी है यकृत। और थर्ड प्रकार की हमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है अग्नाशय है। तो ये तीनों प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जो पाचन की क्रियाविधि में सहायता करती हैं। तो ये 3 ग्रंथियाँ हमें ध्यान रखनी है जो किस प्रकार की होती हैं? सहायक पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय उपस्थित होता है। अब ध्यान दें, सबसे पहली हम ग्रंथि की बात करेंगे, वो कौन सी है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो लार ग्रंथि होती है वो मुख गुहा में उपस्थित होती हैं। लार ग्रंथि होगी वो कहाँ पर उपस्थित होती है? मुख गुहा में उपस्थित होती है। और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 जोड़ी है? तो ध्यान दें, 3 जोड़ी इस प्रकार से है। एक ग्रंथि होगी जो कि कर्ण पल्लवों के नीचे उपस्थित होती हैं और जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथि, या जिसे हम पैराटिड ग्रंथि कहते हैं। ये ज़्यादा कॉमन नाम इसका पैराटिड ग्रंथि है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, पैराटिड ग्रंथि या कर्ण पूर्व ग्रंथि। तो पहली कौन सी हो जाएगी? पैराटिड ग्रंथि, पैराटिड ग्रंथि। और दूसरा नाम आप ध्यान रख सकते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। दूसरी आप ध्यान देंगे सेकंड प्रकार की, वो आपको ध्यान रखना अधोजंभ। अधोजंभ, या जिसे हम क्या कहेंगे? अधोजंभ ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। तो सेकंड टाइप हो गया। अब उसके बाद में थर्ड टाइप की हमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना अधोजिह्वा। जीभ के नीचे उपस्थित होती है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा, या जैसे हम क्या कहेंगे? सब लिंगुअल कहेंगे। तो इस प्रकार से सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार की साल्वरी ग्लैंड होती है, उपस्थित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो साल्वरी ग्लैंड्स होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी उपस्थित होती हैं। पहली ध्यान दें कर्ण पूर्व ग्रंथि, दूसरी है अधोजंभ और तीसरी कौन सी? अधोजिह्वा। पहली देखिए कर्ण पूर्व ग्रंथि होती हैं, ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कर्ण पल्लवों के नीचे उपस्थित होती हैं। कर्ण पल्लवों के नीचे उपस्थित होती हैं। ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? कर्ण पल्लवों के जस्ट नीचे का भाग होता है। कर्ण पल्लव के जस्ट नीचे का भाग होता है, वहाँ पर उपस्थित होती है वो कौन सी ग्रंथि है? वो पैराटिड ग्रंथि होती हैं। और ध्यान देंगे यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यानी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या ध्यान देंगे? कर्ण पूर्व ग्रंथि होती हैं। और आप ध्यान देंगे यह ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के द्वारा आप ध्यान देंगे जो स्त्रावी पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये सारी ग्रंथियाँ किस प्रकार की है? बहिस्त्रावी प्रकार की है। किस प्रकार की है? बहिस्त्रावी। और बहिस्त्रावी की तो नलिकाओं के माध्यम से अपने स्त्राव को, और यह ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? यह ग्रंथि स्टेनसेंस की नलिका के माध्यम से, ध्यान दें, स्टेनसेंस की नलिका के माध्यम से, नलिका द्वारा ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती हैं। ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती हैं। ऊपरी जबड़े के वेस्टिब्यूल्स होता है, प्रगाढ़ होता है, उस प्रगाढ़ में खुलती हैं।
तो ये ध्यान देंगे कौन सी नलिका के माध्यम से, स्टेनसेंस की नलिका के माध्यम से आप ध्यान देंगे तो ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती हैं। वो कौन सी ग्रंथि होगी, कर्णपूर्व ग्रंथि होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब और ध्यान देंगे तो इस ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के द्वारा लार सतह एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। एंजाइम का अधिक स्त्रावण किसके द्वारा, इसी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है उस एंजाइम का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाएगा, तो इनके द्वारा किया जाता है। तो इनके द्वारा लार एवं साथ में आप ध्यान देंगे तो किसका स्त्रावण, एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। और आप ध्यान देंगे इस ग्रंथि में वायरस संक्रमण हो जाए, इस ग्रंथि में अगर वायरस का संक्रमण हो जाता है तो इस ग्रंथि में वायरस का संक्रमण होने से एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मम्स रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहेंगे, मम्स रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से मम्स रोग का हो जाता है, वो किसके कारण से होता है, तो इस ग्रंथि में संक्रमण होने के कारण से कौन सा रोग हो जाता है, मम्स रोग हो जाता है। या जैसे हम कहते हैं कर्णशूल, यानी जिसमें आप ध्यान देंगे तो कानों की जो है वो आप कानों के नीचे के भाग में इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है और सूजन आ जाने के कारण से जो रोग होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, मम्स रोग कहा जाता है। तो इस ग्रंथि में संक्रमण होने से कौन सा रोग हो जाता है, मम्स रोग हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। किसका संक्रमण, वायरस के संक्रमण होने से। तो ये पहले प्रकार की ग्रंथि है वो कौन सी हो जाएगी, कर्णपूर्व ग्रंथि। ये कर्णपलकों के नीचे स्थित होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यह ग्रंथि स्टेशंस की नलिका द्वारा ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती है। इस ग्रंथि के द्वारा लार एवं एंजाइम दोनों का स्त्रावण किया जाता है और वायरस का संक्रमण होने से इस ग्रंथि में कौन सा रोग हो जाता है, मम्स रोग हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी आप देखेंगे अधोजम ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित है, दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती है। दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर एक जोड़ी होगी, दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती हैं, मिलने के स्थान पर उपस्थित होती हैं, दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती है। तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, जहाँ पर हमारे दोनों जबड़े होते हैं वह मिलते हैं, उन दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती हैं। संख्या में तो एक जोड़ी होगी, सभी एक एक जोड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना, एक जोड़ी होगी, ये भी एक जोड़ी होती है, तो ये भी कितनी होगी, एक जोड़ी होती है। आप ध्यान दें, यह जो दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर होती है, यह आप ध्यान देंगे तो एक नलिका के माध्यम से, जिसे हम वार्टन्स की नलिका कहते हैं। तो इस प्रकार से वार्टन नलिका द्वारा, ये वार्टन्स नलिका द्वारा आप ध्यान देंगे ऊपरी जबड़े के कर्तन के पास में खुलती हैं। ऊपरी जबड़े के कृतंक के पास खुलती हैं, ऊपरी जबड़े के इंसिजर के पास में खुलती हैं, ऊपरी जबड़े के कर्तन के पास में खुलती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, किस नलिका के माध्यम से, वार्टन्स की नलिका के माध्यम से। वार्टन्स की नलिका के द्वारा आप ध्यान देंगे तो ये कहाँ पर खुलती हैं, ऊपरी जबड़े के कर्तन के पास में खुलती हैं। और आप ध्यान देंगे ये सबसे लंबी नलिका है, ये सबसे आप ध्यान देंगे इन लार ग्रंथियों में जो लंबी नलिका है वो ध्यान देंगे सबसे लंबी नलिका वो कौन सी है, तो वार्टन्स की नलिका है, जिसके माध्यम से ये कहाँ खुलती है, अधोजम ग्रंथि व ऊपरी जबड़े के कर्तन के पास में खुलती है। इस ग्रंथि के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, लार का स्त्रावण किया जाता है। तो इस ग्रंथि के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा, लार का स्त्रावण किया जाता है, अधोजम ग्रंथि। तीसरे प्रकार की है वो कौन सी है, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। यह कहाँ पर उपस्थित होती है, तो आपको ध्यान रखना निचले जबड़े में जिह्वा के नीचे उपस्थित होती हैं। तो ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं, जिह्वा के नीचे उपस्थित होते हैं, जिह्वा के नीचे। और जिह्वा के नीचे कौन सा जबड़ा हुआ, निचला जबड़ा, कॉमन बात है। तो इस प्रकार से निचले जबड़े में जिह्वा के नीचे उपस्थित होती है। और आप ध्यान देंगे तो यह ग्रंथि होती है, यह रिविनस या बोर्थोलिन की नलिका द्वारा, रिविनस या जिसे हम क्या कहेंगे, बार्थोलिन की नलिकाओं द्वारा, बार्थोलिन की नलिकाएं, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, बार्थोलिन की नलिकाओं द्वारा आप ध्यान देंगे तो यह जिह्वा के नीचे खुलती हैं, जिह्वा के अधर भाग में या जिह्वा के नीचे खुलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन सी ग्रंथि, थर्ड प्रकार की ग्रंथि, और वो कौन सी है, अधोजिह्वा ग्रंथि। यह जिह्वा के नीचे स्थित होती हैं, ये आप ध्यान देंगे। और ये रिविनस या बोर्थोलिन की नलिका के माध्यम से, नलिका के द्वारा कहाँ खुलती है, तो आप ध्यान देंगे यह जिह्वा के नीचे अधर भाग में खुलती है। इनके द्वारा भी किसका स्त्रावण किया जाएगा, लार का स्त्रावण किया जाता है। वैसे सर्वाधिक लार का स्त्रावण है वह किसके द्वारा किया जाता है, अधोजम ग्रंथि के द्वारा सर्वाधिक लार स्त्रावण
स्रावण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो आप देखेंगे अधोजंब ग्रंथि होती है उसके द्वारा सर्वाधिक लार का स्रावण किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान देंगे कौन सी ग्रंथि के बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। किस प्रकार से उपस्थित होती हैं एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी याद करने में। ध्यान दें, इस प्रकार से मनुष्य में 3 जोड़ी कौन सी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं? लार ग्रंथि उपस्थित होती हैं। ये जीवा है। और ये कान है। अब देखिए पहले प्रकार की ग्रंथि वो कौन सी ग्रंथि है? पैराटिड ग्रंथि है, जो कि कहाँ पर उपस्थित होती है? कर्ण के नीचे उपस्थित होती हैं। कहाँ पर उपस्थित होती है? कर्ण के नीचे उपस्थित होती हैं। एवं आपको ध्यान रखना है ये कौन सी नलिका के माध्यम से? तो आप देखेंगे कि यह जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पर उपस्थित है? कर्ण के नीचे उपस्थित है। और इस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गई। और ये पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कौन सी नलिका के माध्यम से? तो आपको देखना है स्टेनसन की नलिका के माध्यम से। स्टेनसन की डक्ट होती है, नलिका होती है, उस नलिका के माध्यम से कहाँ पर खुलेगी? तो ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती है। ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती है वो कौन सी ग्रंथि खुलती है? तो आप देखेंगे ये ग्रंथि खुलती है। तो ये ग्रंथि कहाँ पर खुलेगी? ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती है। प्रगाढ़ का मतलब होता है जबड़े, यानी मसूड़े एवं जो गाल होते हैं उनके बीच का भाग होता है, तो उसमें जाकर के खुलती हैं। दूसरी नलिका हमने देखी थी वो कौन सी ध्यान रखनी है? अधोजंब। जहाँ पर दोनों जबड़े मिलते हैं उस स्थान पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधोजंब। और अधोजंब नलिका होगी वह कर्तन के पास में खुलती है। सबसे लंबी आप ध्यान देंगे नलिका होती है। तो लंबी नलिका होती है वो कौन सी होगी? अधोजंब की होती है। जबकि तीसरे प्रकार की वो कौन सी ध्यान रखनी है? वो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है अधोजिवा। और अधोजिवा होती है बहुत सारी आप ध्यान देंगे तो कौन सी ग्रंथियाँ हैं? बोर्थोलिन की नलिकाएं हैं। और बोर्थोलिन की नलिका द्वारा ये खुलती हैं। बोर्थोलिन या रिविनस नलिका, रिविनस नलिका द्वारा खुलती हैं। जबकि यहाँ ध्यान देंगे ये कौन सी है? तो ये ग्रंथि होगी वो कौन सी है? तो आप अधोजिवा, या जैसे हम क्या कहेंगे? सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? तो आपको क्या ध्यान रखना है? यह होती हैं, यह सब मैक्सिला ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। तो इस प्रकार से सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। और इस ग्लैंड होती है ये कौन सी नलिका के द्वारा? तो आप ध्यान देंगे वार्टन्स की नलिका द्वारा। वार्टन्स नलिका द्वारा यह ऊपरी निचले जबड़े के कर्तन के पास में खुलती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ भी उपस्थित होती हैं। इन मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। अब लार ग्रंथियों के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? लार का स्त्रावण किया जाता है। तो लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है। यानी इनके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? लार का स्त्रावण किया जाता है। तो लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है। और लार होती है उस लार में आप ध्यान देंगे लार में जल होता है वह सबसे अधिक मात्रा में होता है। और जल की मात्रा होती है वो 99.5% जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है? तो आप ध्यान देंगे श्लेष्मा उपस्थित होता है। जल के अतिरिक्त इसमें क्या उपस्थित होगा? श्लेष्मा उपस्थित होता है। और श्लेष्मा के अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या उपस्थित होता है? तो आप देखेंगे कि एंजाइम उपस्थित होते हैं। और अल्फ़ा अमाइलेज, कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? अल्फ़ा अमाइलेज, या जिसे हम क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम।
तो अल्फा अमाइलेज या कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, टाइलिन एंजाइम, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। तो इस प्रकार से अल्फा अमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसमें एंजाइम और उपस्थित होते हैं, लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त थायोसाइनेट उपस्थित होता है। लाइसोजाइम एवं कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, थायोसाइनेट एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये थायोसाइनेट और लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त मुख में आप ध्यान देंगे एक प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, IgA प्रतिरक्षी, IgA प्रतिरक्षी होती है, वो इसमें उपस्थित होती हैं। और आप इसमें देखेंगे IgA प्रतिरक्षी के अतिरिक्त इसमें कुछ कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कार्बोनेट उपस्थित होता है, या सोडियम पोटेशियम के लवण उपस्थित होते हैं। तो सोडियम है, पोटेशियम है या बाइकार्बोनेट है, इसके लवण इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें से आप देखेंगे कि जो है इसमें अमाइलेज उपस्थित होता है, वह स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये अल्फा अमाइलेज या टाइलिन के द्वारा किया जाता है। लाइसोजाइम ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का, भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, करने का कार्य है वह थायोसाइनेट एवं लाइसोजाइम द्वारा किया जाता है। और आप ध्यान देंगे यह भोजन की अम्लीयता को दूर करने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से जो आयंस होंगे, बाइकार्बोनेट होता है, ये भोजन की अम्लीयता को दूर करने का कार्य करते हैं। तो और श्लेष्मा होगा, ये श्लेष्मा होगा उसके द्वारा मुख है वो आपको ध्यान रखना है, उसकी भित्ति होगी, उसकी सतह होती है वो नम बनी रहती है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का संक्रमण आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। तो फर्स्ट टाइप की ग्रंथि होगी लार ग्रंथि। मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी आप ध्यान देंगे, पैरोटिड ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि और अधोजीवा ग्रंथि, यह सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। अब उसमें मैं ध्यान देंगे तो आपको देखना कर्ण पल्लवों के नीचे उपस्थित, उसे हम कर्णपूर्व ग्रंथि कहेंगे, और स्टेंसेंस की नलिका के माध्यम से ऊपरी जबड़े के प्रगाढ़ में खुलती है। इसके द्वारा लार एवं एंजाइम दोनों का स्त्राव किया जाता है। इस ग्रंथि में वायरस का संक्रमण हो जाने से मम्स रोग हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान दो जंप या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये दोनों जबड़ों की मिलने के स्थान पर उपस्थित होती हैं। ये वार्टन्स की नलिका के द्वारा ऊपरी जबड़े के कर्तन के पास में खुलती है। यह इसकी सबसे बड़ी लंबी नलिका होती है। यानी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, अधोजीवा होती है, सबसे छोटी होती है। और आप ध्यान देंगे सबसे लंबी नलिका किस ग्रंथि की होती है, तो आप क्या ध्यान देंगे, इस अधोजम ग्रंथि की कौन सी नलिका, वार्टन्स की नलिका सबसे लंबी नलिका होती है। और इसके द्वारा लार का स्त्राव और सर्वाधिक लार का स्त्राव भी किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, अधोजम ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना तीसरे प्रकार की अधोजीवा ग्रंथि, यह जीवा के निचले जबड़े में उपस्थित होती है। रिविनस या बोर्थोलिन की नलिका द्वारा जीवा के नीचे खुलती हैं। इनके द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण होगा, और लार होती है उसमें जल होता है वो 99.5% होता है। उसके अतिरिक्त श्लेष्मा, अल्फा अमाइलेज या टाइलिन, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट, IgA प्रतिरक्षी, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है किसकी कंसंट्रेशन के बारे में, लार का रासायनिक संगठन कैसा होता है, और लार होती है वो कितने प्रकार की ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो ये था हमारा पहली ग्रंथि कौन सी, लार ग्रंथि।